Hello friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, we are going to explain you income from salaries. You know that each and every income, जितनी भी प्रकार की आय होती है वो किसी न किसी हेड के अंदर आती है। तो जो सबसे पहला हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जिसका सेक्शन है 15 to 17। सेकेंड हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड होता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गेन। और लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी कोई इनकम जो किसी भी हेड में नहीं आती है, ऐसी इनकम जो किसी भी हेड में नहीं आती है, ये चारों, वो किस हेड में आएगी? दैट कम्स इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको सैलरी मिलती है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम। और अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, तो हाउस प्रॉपर्टी से। किसी का बिजनेस और प्रोफेशन है, इट कम्स इन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर उसने अपनी कोई एसेट सेल करी है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अगर कोई इनकम इन चारों में डिफाइन नहीं हो पाती है, देन इट कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर sources. So we are going to start income from salaries, and it is for the assessment year 2020 and 21. So the latest assessment year. For this, the previous year will be 2019 and 20. It means now we are going to calculate income which are generated from 1st April 2019 to 31st March 2020. This income is taxable under the assessment year 20 and 21. So, first head is income from salary. Now, what is the meaning of salary? Salary means any remuneration, any type of remuneration. रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड या तो मिल चुका है या मिलने वाला है, बाय एम्प्लॉय को, बाय हिज एम्प्लॉयर, फॉर हिज रेंडर्ड सर्विसेज। मतलब जो उसने अपनी सेवाएं प्रदान की है एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति कौन होगा? जो उसका एम्प्लॉयर होगा, मतलब नियोक्ता होगा, उसे हम सैलरी कहते हैं। एक व्यक्ति, एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक जो उसकी सेवा के बदले मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं, वेतन कहते हैं। अब बेसिस ऑफ चार्ज, हर एक इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हमें बेसिस ऑफ चार्ज बताया गया है। मींस बेसिस ऑफ चार्ज मींस किस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, टैक्स चार्ज करना। टैक्स ऐसी कौन सी इनकम होगी जिस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा? सबसे पहला, एनी सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट वेदर इट इज पेड और नॉट। इट मींस अगर सैलरी आपकी ड्यू भी है या आउटस्टैंडिंग भी है, आपको मिली नहीं है बट वो ड्यू हो चुकी है, तो भी इस हेड में टैक्सेबल होगी। Any salary paid or allowed to the employee during the previous year behalf of employer or former employer would be taxable even though such amount is not due. ड्यू नहीं हुआ है अकाउंटिंग ईयर में, फिर भी मिल गई है, इट मींस इसको हम कह सकते हैं एडवांस। अगर किसी को एडवांस सैलरी भी मिल गई है तो उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाएगा। और एरियर ऑफ सैलरी अगर मिलती है तो भी उस पे टैक्स लगाया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर में इंक्लूड नहीं हुआ है। तो एरियर, तो तीन बेसिस है। एक तो आउटस्टैंडिंग है तो भी टैक्स चार्जेबल होगा, एडवांस मिला है तो भी टैक्स लगेगा, और अगर एरियर मिला है तो भी उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, मतलब उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। नाउ प्लेस ऑफ एक्रूवल, प्लेस ऑफ एक्रूवल मतलब कि हम कब कहां पर उसको माना जाएगा। तो इफ एनी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज अर्न इन इंडिया, अगर इंडिया में अर्न हुई है तो हम यही मानेंगे कि वो इंडिया में ही इनकम हुई है, बट ऑब्वियस है। देन सेकंड,
इफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडिया इज ऑन लीव आउटसाइड इंडिया, सपोज कोई एक एम्प्लॉय है जो इंडिया में काम करता है, एम्प्लॉयड है, और वो आउटसाइड इंडिया गया है, घूमने गया है, किसी काम से गया है, और उस टाइम पीरियड में अगर वो सैलरी रिसीव करता है तो यही माना जाएगा कि इट अराइजन इन इंडिया। इफ अ पर्सन रिटायर्स फ्रॉम इंडिया, रिटायर होने के बाद सपोज वो सेटल हो जाता है बाहर आउटसाइड और उसको इंडिया से पेंशन मिलती है, तो बी अराइजन इन अर्नड इन इंडिया, इंडिया में ही अर्न किया हुआ माना जाएगा। और अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ट्रांसफर हो जाती है आउटसाइड इंडिया, तो भी इंडियन गवर्नमेंट को वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए अपनी सैलरी पे, बट उसको जो भी अलाउंसेस मिलेंगे या परक्यूजिट्स मिलेगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। एग्जेम्प्टेड होगी मतलब टैक्स फ्री होगी। तो दीज आर दी प्लेस ऑफ एक्रूवल। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन। ये रिलेशन जो है इट शुड बी अ मास्टर और सर्वेंट का होना चाहिए। मास्टर और सर्वेंट का मतलब यहां पर है कि एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय को बताएगा कि उसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा, एमएलए और एमपी। यहां पर एमएलए या एमपी जो है, एमपी और एमएलए और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में देयर इज नो रिलेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। मतलब यहां पर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन नहीं अप्रूव होता है। मतलब कि यहां पर जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं होता है, इसलिए यहां पर उसकी इनकम टैक्सेबल सैलरी के हेड में नहीं होगी। सेम जैसे डायरेक्टर है, अगर किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको जो फीस मिलती है वो यहां टैक्सेबल नहीं होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम। सैलरीज और प्रोफेशनल इनकम में क्या है? सैलरीज और प्रोफेशनल इनकम में अगर सपोज करते हैं कि जैसे कोई लॉयर है, हम एक लॉयर की बात करते हैं, एक लॉयर है, उसको कंपनी ने एक स्पेशल केस के लिए हायर किया है। कोई एक केस हो गया कंपनी पे, तो उसके लिए उसको हायर किया है और उस टाइम पीरियड के लिए ही उसको फीस पे की गई है पर्टिकुलर उस केस के लिए, तो इट इज नॉट सैलरी बिकॉज कि वो एम्प्लॉयड नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है, इसलिए वो जो उसकी इनकम होगी वो प्रोफेशनल इनकम में होगी। हाँ, अगर एक लॉयर को कंपनी ने ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है और वो वहां पर काम करता है और हर मंथ उसको पेमेंट मिलती है, देन ओनली इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, अदरवाइज इट विल बी प्रोफेशनल इनकम। नाउ सैलरी ग्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ऐसा जब हमें गिवन होता है दिस वन 8,000, 500, 10,000, 1,000 और 15,000, इस ग्रेड से क्या मतलब है? इस ग्रेड से यह मतलब है कि जब उस एम्प्लॉय की जॉब स्टार्ट होगी तो उसकी बेसिक सैलरी 8,000 रुपए होगी, फिर हर साल एवरी ईयर 500 रुपए का उसको क्या लगेगा? इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब बढ़ते जाएंगे 500 रुपए, कब तक? जब तक कि उसकी सैलरी 10,000 नहीं हो जाती। जब उसकी सैलरी 10,000 हो जाएगी तो इंक्रीमेंट 1,000 का हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ 8,000 है तो फिर 8,500, फिर 9,000, फिर 9,500, फिर 10,000। जैसे ही 10,000 हो जाएगा, 10,000 होने के बाद उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1,000 का, फिर 10,000 से 11,000, 11,000 से 12,000, अप टू 15,000 तक। जैसे ये है कि इफ एम्प्लॉय स्टार्टेड अ जॉब फ्रॉम 1 जनवरी 2015, तो और ये सैलरी ग्रेड है इसका, तो 1 जनवरी को उसकी सैलरी होगी 8,000, फिर उसकी बढ़ के 8,500 हो जाएगी, देन नेक्स्ट ईयर 500 का इंक्रीमेंट होके 8,500 हो गई, फिर 8,500 से 9,000 और ऐसे करके 10,000 के बाद 11,000, 10,000 के बाद उसका इंक्रीमेंट होगा
1000 का और उसकी सैलरी हो जाएगी 11000। तो ये है सैलरी ग्रेड, सिंपल सा सैलरी ग्रेड है। 8000 -500 -10,000 -1000 -15,000 का मतलब है पहले 500 का इंक्रीमेंट होगा 10,000 तक, फिर 1000 का इंक्रीमेंट होगा 15,000 तक। नाउ सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सैलरी में इंक्लूड होता है बेसिक सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, अर्न लीव, ग्रेच्युटी और कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। तो ये चीजें सारी जुड़ के जब कलेक्टिवली इनका एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट ऑफ ऑल, उसको हम क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं। अब यहां हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो सैलरी में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक सैलरी का मतलब होता है एक सर्टेन फिक्स अमाउंट होता है जो हर महीने उसको एम्प्लॉय को रिसीव होता है फ्रॉम एम्प्लॉयर। देन बोनस एंड कमीशन, दैट इज एन एडिशनल सैलरी मिलती है बेसिक सैलरी के अलावा, बिसाइड्स बेसिक सैलरी है ये, बिसाइड्स बेसिक सैलरी। उसको बोनस मिलता है, कमीशन, काम करने पे कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट मिलता है उसको जिसे हम बोनस कहते हैं, और कमीशन और फीस टू एम्प्लॉय इन एडिशनल सैलरी, वो सैलरी के फॉर्म में उसको दे सकता है। दिवाली बोनस दे दिया, न्यू ईयर बोनस दे दिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ बोनस दे दिया, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कमीशन दे दिया कि भाई ये कमीशन मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है अलाउंस, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम बिसाइड्स बेसिक सैलरी टू मीट इन पर्सनल एक्सपेंसेस। जब एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ड्यूटी से रिलेटेड हो चाहे वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो, उसके लिए एम्प्लॉयर उसको पे करता है विच इज नोन एज अलाउंसेस। और इसी अलाउंसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीटली डिटेल में समझेंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें हमने सबसे पहले 5 हेड्स, उसके बाद जो है सैलरी का मीनिंग, कोई भी रेम्युनरेशन होता है, प्लेस ऑफ एक्रूवल, प्लेस ऑफ एक्रूवल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। थैंक यू सो मच।